हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला रोमेटॉइड, इसका मतलब होता है फ्लो, और अर्थराइटिस यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, अर्थो और आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। और अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट। अब ज्वाइंट क्या होता है, तो जैसे एक बोन जब दूसरी बोन से जहां मीट करती है, जहां मिलती है, सपोज कीजिए ये हमारी फर्स्ट बोन है और ये हमारी सेकेंड बोन है। अब जिस जंक्शन पे जहां ये मिलती है, मतलब कि इस पोर्शन को, ये पूरे इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, हम ज्वाइंट कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये एक ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन की क्या है, कंडीशन है। यानी कि हमारे ज्वाइंट्स में जितनी भी हमारी बोन की ज्वाइंट्स होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। अब फ्लो का मतलब होता है ट्रांसफर। अगर मैं इसको ट्रांसफर भी बोल सकता हूँ या स्प्रेड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड यानी कि ये जो ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि फ्लो कर सकती है। यानी कि सपोज कीजिए कि देखिए इस ज्वाइंट में, मेरी थोड़ी डायग्राम अच्छी नहीं है दोस्तों, उस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी ज्वाइंट है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, तो अगर ये आपके एंकल के ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि ये आपके फुट के भी ज्वाइंट में ये, ठीक है, फुट्स के भी ज्वाइंट में क्या होगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए रोमेटॉइड अर्थराइटिस को रोमेटॉइड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक ज्वाइंट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है, मतलब कि अगर बोन के किसी एक ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन है तो वो एक जगह से ट्रांसफर होकर वो दूसरे ज्वाइंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि दूसरे ज्वाइंट में भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। दोस्तों, तो हम तो इतना समझ गए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, मतलब कि इसके मतलब वर्ड्स को हम समझ गए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, आखिर इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए, पहले तो हमारा सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। क्या देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन में ये देखिए, ये अपर बोन है और ये लोअर बोन है। ठीक है, ये अपर बोन है, ये लोअर बोन है। जैसा कि हमने बोला था कि अपर बोन और लोअर बोन, यानी कि 2 बोन जहां मिलते हैं उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। तो ये एक ज्वाइंट का डायग्राम है। ये किस चीज़ का डायग्राम है, ज्वाइंट का। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन है। तो आप इसको अभी भूल जाइए कि ये क्या लिखा है, आप नॉर्मल कंडीशन में देखिए। तो इसमें क्या होता है कि जब 2 बोन मतलब एक बोन दूसरे बोन से ज्वाइंट होता है तो वो किसके द्वारा ज्वाइंट होता है, वो लिगामेंट्स के द्वारा ज्वाइंट होता है। यानी कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक बोन है, ये लोअर बोन है। अब बस डायग्राम पे मेरे मत जाइएगा। ठीक है, और ये मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जिस चीज़ से ज्वाइंट होता है, ये एक बोन दूसरी बोन से ज्वाइंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। और बोन टू मसल ज्वाइंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन। आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसका एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ। जैसे कि एक बोन से दूसरे बोन को लिंक करता है, लिंक। ठीक है, लिंक करता है, तो इसको लिंक में क्या आगे फर्स्ट में लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स यानी कि एक बोन को दूसरे बोन से लिंक करती है, यानी कि जोड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, और जो बोन टू मसल ज्वाइंट होता है उसे टेंडन कहते हैं। तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन लिगामेंट का ट्रिक है, जैसे कि लिंक करती है, एक बोन को दूसरे बोन से लिंक करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो उसे लिगामेंट कहते हैं। तो ये एक बोन दूसरे बोन से लिगामेंट के द्वारा जोड़ती है। ठीक है, अब उसके अंदर एक मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, पिंक, आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब ये दोनों जो बोन की एंडिंग होती है, यानी कि अपर बोन की एंडिंग और लोअर बोन की एंडिंग, वो क्या होती है, इनक्लोज होती है। किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कैप्सूल। यानी कि सबसे पहले हमारी दोनों बोन ज्वाइंट होती है लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके अंदर इनक्लोज होती है दोनों ज्वाइंट हमारी कैप्सूल के अंदर, मतलब कि कैप्सूल के अंदर बंद होती है। ठीक है, अब कैप्सूल के अंदर भी एक कैप्सूल होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी, कैप्सूल के अंदर अब एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लिगामेंट हो गया, ये हमारा लिगामेंट हो गया। उसके अंदर क्या दिख रहा है, ये कैप्सूल दिख रहा है। ठीक है, अब कैप्सूल के अंदर ये एक मेम्ब्रेन दिख रही है। देखिए, ये मेम्ब्रेन है ना, जो व्हाइट रंग की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
देखिए ये मेम्ब्रेन है, देखिए ध्यान से देखिए, तो इसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर दोनों बोन के एंडिंग पे एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अभी आप बस समझिए कार्टिलेज क्या होता है। मैं कोई और फिर कलर ले रहा हूँ और मैं ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंडिंग में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बस आप समझिए अभी, ठीक है। और उस कार्टिलेज के अंदर मतलब कि ये दोनों जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, मैं पिंक ही से ले रहा हूँ, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड को मतलब कि इस जो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहता है उसे हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। यानी कि साइनोवियल कैविटी, ये पूरा हिस्सा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी, यानी कि एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक गुफा, एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके अंदर ही इनक्लोज क्या रहता है हमारा, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, साइनोवियल फ्लूइड। और हमारे दोनों जो बोन की एंडिंग होती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे बोन के अंदर इनक्लोज रहती है, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहती है, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होता है दोस्तों, तो देखिए कार्टिलेज एक दम वाइट और दम ब्लू, दम लाइट ब्लू कलर का एक कार्टिलेज होती है, जो कि हमारे दोनों बोन को, जैसे कि ये दोनों बोन की एंडिंग को, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए जो मैंने बनाया है, रुकिए, ठीक है। ये क्या करती है कि दोनों बोन को एक दूसरे से सेपरेट करती है। फ्रिक्शन, जब दोनों बोन, जब हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं तो दोनों बोन में फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो उस फ्रिक्शन से दोनों बोन को प्रोटेक्ट करके रखती है कार्टिलेज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे कि आपकी जो कान होती है ना वो कार्टिलेज की बनी होती है, जो आपकी नोज की सेप्टम होती है नीचे की साइड वो कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि आप घुमा सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। उसी तरह ये बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है। जैसे आपने कभी चिकन खाया होगा तो चिकन के लेग्स के ऊपर एक सॉफ्ट वाइट रंग का एक कार्टिलेज होता है, जिसको आप ऐसे अपने मुंह से तोड़ते हैं, ठीक है, अपने माउथ से द्वारा तोड़ के खा लेते हैं, ठीक है। तो वही कार्टिलेज होता है, वो क्या करता है कि दोनों बोन को फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ बोन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो अब तो ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, हम समझ गए, सब चीज़ समझ गए। अब हमको समझना है रेमोइड अर्थराइटिस की एबनॉर्मल कंडीशन। तो ठीक है, क्या होता है, अब देखिए लंबा जाएगा ये वीडियो, बट आप आराम से देखिए वीडियो, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्सिंग सॉल्यूशन हमेशा चाहता है कि आप अच्छे से समझें, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डिफिनेशन बता दूं तो आपको क्लियर नहीं होगा। आप अच्छी तरह से समझिए क्या होता है। तो क्या होता है कि जो ये कैप्सूल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अब मैं फिर से अपना रेड कलर ले रहा हूँ जो हमेशा से हमने लिया है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर फ्लूइड तो होगा ही, और कार्टिलेज, यानी कि ये तीनों स्ट्रक्चर। एक सेकेंड दोस्तों, यानी कि ये तीनों स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब देखिए, अब आइए आप रेमोइड अर्थराइटिस के कंडीशन पे। तो क्या होता है कि देखिए लिगामेंट्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कार्टिलेज होता है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, वो झड़ने लगता है, धीरे धीरे सेड होने लगता है। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अब इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारे WBC ल्यूकोसाइट्स आना, मार्जिनेट करना, यानी कि वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ पे आने लगते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकलकर हमारे जहाँ पे इन्फ्लामेशन की साइड्स पे ये WBC आने लगते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब इतना तो हम समझ गए कि जो हमारी साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है और कार्टिलेज है, और साथ ही साथ उसके अगल बगल के स्ट्रक्चर जैसे कि लिगामेंट्स और बोन, जैसे कि बोन में भी देख सकते हैं आप, इस बोन में भी इन्फ्लामेशन हो चुकी है। एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि रोमेटोइड अर्थराइटिस के, एक सेकंड दोस्तों, रोमेटोइड अर्थराइटिस के कंडीशन पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन देखने को मिली है। अब हम ये भी समझ गए कि किस स्पेसिफिक पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है, बोन के अंदर कौन सी जॉइंट्स होती है, मतलब कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, हम सब समझ गए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है वो क्यों होती है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन तो हम समझ गए कि इन्फ्लामेशन होती है, बट ये इन्फ्लामेशन होती क्यों है। तो देखिए क्या होता है, अब मैं ये सारे चीज़ को क्लीन कर देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब क्या होता है कि ये जो पूरे जॉइंट की, मतलब कि ये जो तीनों पार्ट होते हैं, जिसमें से साइनोवियल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज और साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड, क्या होता है कि इसको एंटीजेन मान लिया जाता है, एंटीजेन, ठीक है। अब एंटीजेन बस आप सुनते रहिएगा, क्या होता है, इसको एंटीजेन मान लिया जाता है, किसके द्वारा, इम्यूनिटी के द्वारा, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा इसको एंटीजेन मान लिया जाता है, यानी कि फॉरेन सब्सटेंस। अब फॉरेन सब्सटेंस तो होता नहीं है, बट हमारी इम्यूनिटी में किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी एटियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इसको एंटीजेन मान लिया जाता है। अब एंटीजेन का मतलब होता है कि फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि ये हार्म करने वाले, हमारे बॉडी के हार्म करने वाले सब्सटेंस, बट हालांकि ये तो सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए हार्म करते नहीं है, बट फिर भी हमारी इम्यूनिटी के द्वारा इसको मान लिया जाता है कि हमारी बॉडी को क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म करेंगे। तो इसके खिलाफ क्या बना दिया जाता है, इसके खिलाफ बना दिया जाता है एंटीबॉडी,
क्या बना देता है दोस्तों, इसके खिलाफ एक सेकंड दोस्तों, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये समझिए कि आपका ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बना ली, तो इसे एंटीजन एंटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये डिपॉजिट होने लगता है हमारे बोन के जॉइंट्स में, और वहाँ भी ये क्या कॉज करता है, रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या कॉज करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझे आप, फिर से आप समझते हैं, फिर से इसको हम डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। आप तो ओवरऑल समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक तरह का जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। तो रोमोइड का मतलब होता है फ्लो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अर्थराइटिस का मतलब होता है कि अर्थो यानी कि जॉइंट्स, और आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, आप इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है कि जो रोमोइड अर्थराइटिस, हाँ एक और दोस्तों, एक और चीज़, जो रोमोइड अर्थराइटिस है ना, ये अर्थराइटिस का टाइप है। ठीक है, ये क्या है, अर्थराइटिस का टाइप। अर्थराइटिस की भी हमारी जल्द ही हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पे आएगी वीडियो, जिसमें हम अर्थराइटिस के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे, अच्छे से नॉलेज लेंगे, उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला ये टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप्स है रोमोइड अर्थराइटिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है एक से ज़्यादा जॉइंट्स में, और स्टिफनेस रहती है, पेन होती है, इन्फ्लामेशन होती है। जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ की एरिया स्टिफ हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेडनेस। ठीक है, तो क्या होता है, रोमोइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी के द्वारा, ठीक है, जैसे कि हमने तो ऊपर डिस्कस ही किया है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने अच्छे तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने उसके टाइप्स देखे हैं कि कितने इसके टाइप्स होते हैं। उसी में से एक और टाइप्स है इसका रोमोइड अर्थराइटिस। ठीक है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। देखिए दोस्तों, जो रोमोइड अर्थराइटिस है ना, दो चीज़ का टाइप है, मतलब कि दो चीज़ का टाइप है। इसके दो प्रकार होते हैं रोमोइड अर्थराइटिस के। पहला तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और दूसरा ये एक अर्थराइटिस का टाइप है। ठीक है, ये इसका भी टाइप है और ये इसका भी टाइप है। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे अच्छे से आप देख सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हमने अच्छे से ब्रीफ दम डिस्कशन किया है उसके ऊपर। दम एक 40 मिनट की वीडियो है, जिसपे आपको पूरी नॉलेज एक PDF फॉर्म में, मतलब कि एक आपको अच्छे से नोट्स फॉर्म में आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे। तो आप जरूर उसको जाके विजिट करें, अपना प्यार दें, क्योंकि आपके सपोर्ट्स और प्यार से ही नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल है। आपके बिना हम कुछ नहीं है। अगर आप उसको प्यार करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। तो आइए हम फिर से अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि रोमोइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है कि इसमें हमारा जो इम्यूनिटी होता है, जो हमारा इम्यूनिटी होता है, अब इम्यूनिटी क्या होता है, तो ये कुछ ऑर्गन और कुछ सेल से मिलकर बना होता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है कि हमारे ऑर्गन, कुछ ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे थाइमस ग्लैंड और बहुत सारे ऐसे कुछ ग्लैंड्स हैं, और कुछ सेल जैसे T सेल, B सेल और WBC से मिलकर हमारा इम्यूनिटी बना है। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉयड करने के पीछे लग जाता है, यानी कि हमारे बॉडी को क्या मान लेता है, एंटीजन, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन। अब जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट क्या है, स्पेसिफिक पार्ट है यहाँ पे ज्वाइंट्स। अब इसको क्या मान लिया, एंटीजन, और इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी। अब इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि वहां पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलेगा, वहां पे जो सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉयड होंगी। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि क्रोनिक एंड ऑन गोइंग, यानी कि देखिए, अगर किसी को, मैं हमेशा से समझाता हूं, जब भी अगर यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज का बात आता है तो मैं हमेशा से समझाता हूं कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसके सिम्टम्स को सिर्फ सप्रेस किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब हमारा ही बॉडी, हमारा जीन, क्योंकि ये जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर जब हमारा ही जीन में डिस्टर्बेंस हो गई है तो मेडिकल कंडीशन में, मेडिकल फील्ड में, साइंस के फील्ड में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जीन को ट्रीट किया जा सके अच्छी तरह से। तो अगर जब जीन ही में हमारी प्रॉब्लम हो गई है तो वो आपकी ज़िंदगी भर रहेगी, लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपके अंदर वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि ये ऑन गोइंग चलता है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे हमें हमारे चैनल पे नर्सिंग सॉल्यूशन में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारी जॉइंट्स होती है बोथ साइड्स की, मतलब कि अपर और लोअर, यानी कि दो जॉइंट्स कब बनता है, जॉइंट्स कब बनता है, जब अपर बोन और लोअर बोन यानी कि दो बोन जहाँ मिलती है तो जॉइंट्स होता है। तो क्या होता है उसमें इन्फ्लामेशन, बोथ साइड्स, दोनों के साइड्स इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कि यहाँ भी इन्फ्लामेशन और यहाँ भी इन्फ्लामेशन हो, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन होते हैं, वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब ये जॉइंट्स, जैसे कि जो जॉइंट्स हैं वो कहीं के भी जॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे फिंगर के, हैंड्स के, रिस्ट के, एंकल के, हमारे फुट के, हमारे नी के, हमारे टो के, हमारे कहीं के भी जॉइंट्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। और अब इसके हम कुछ और भी चीज़ को देखते हैं कि जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है। तो देखिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेशन है, अनकंट्रोल, जिसमें हमारी जो कार्टिलेज होती है, जैसे कि आप देखिए क्या होता है, ये हमारा बोन है, ठीक है, और यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो कि हमारे दोनों बोन को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है, एक दोनों बोन को ज्वाइंट होने से प्रोटेक्ट करती है। तो क्या होता है कि ये डैमेज होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ तो सपोज कीजिए हमारी कार्टिलेज है, ठीक है, ये हमारी दोनों बोन की कार्टिलेज है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी डायमीटर होती है ये कम होने लगती है। कैसे बताऊँ, देखिए ये ऐसे ऐसे पतला होने लगता है, ठीक है। अब जैसे ऊपर से मैं करूँ तो इसकी जो डायमीटर होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये सेड होने लगता है। अब जब ये सेड होगा तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं करेगा, मतलब कि ये फ्रिक्शन से नहीं बचाएगा, हमारे दोनों बोन लड़ेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस को हम हिंदी में गठिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़, अर्थराइटिस को हिंदी में हम गठिया बोलते हैं। तो जिन्हें भी पेशेंट को या जिसे भी इंडिविजुअल को, और खास करके ये तो बूढ़े लोग में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो जैसे भी आपके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे तो उनके जब बोन में अगर अर्थराइटिस होगा तो आप देख सकते हैं उनका बोन आवाज़ करता है, कड़ कड़, यानी कि उनको एक आवाज़ जैसा महसूस होता है या एक आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कार्टिलेज होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बोन्स के हैं उसमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, यानी कि वो तिरछी हो जाती है। अब देखिए, ये बोन को स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने डिफिनेशन में देखा था। तो अब क्या होगा कि जैसे जब हमारी फिंगर ऐसे सीधा रहती है तो ये क्या होता है कि इन कंडीशन में, अर्थराइटिस की कंडीशन में, कि हमारी बोन ऐसे तिरछा हो जाता है, यानी कि डिफॉर्मिटीज मिलेगी जॉइंट्स के अंदर। अब जॉइंट्स जहाँ जहाँ जॉइंट्स होगा वहाँ से बोन तिरछा हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए हैंड के, हमने दो डायग्राम इसलिए लिया है कि आपको अच्छी तरह से, नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आपको अच्छी तरह से, मतलब कि अच्छी तरह से ब्रीफ नॉलेज हो, एक सटीक नॉलेज हो। ये नहीं कि मैं डिफिनेशन आया बोला और आप पढ़े समझ गए। आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज, डिफॉर्मिटीज क्यों देखने को मिलेगी आपको ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, नर्सिंग सॉल्यूशन बता रहा है कि डिफॉर्मिटीज तब देखने को मिलेगी जब आपका कार्टिलेज डैमेज होगा। और कार्टिलेज डैमेज क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन हुई है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिला है और वहाँ के जितने भी जो सेल्स थे वो डैमेज होने लगे हैं। प्रोलॉन्ग अगर इन्फ्लामेशन रहेगी, बहुत लंबे समय से क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो सेल्स रहेगा वो डैमेज करने लगेगा। और अगर वो डैमेज करने लगेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वहाँ के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे और वहाँ के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें माल फंक्शन हो जाएगी, यानी कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो अब ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर होता है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो दोस्तों एक नोट्स करने वाली बात है, आप नोट कीजिएगा हमेशा, ठीक है, कि रोमेटॉइड फीवर क्या होता है, रोमेटिक फीवर क्या होता है। अब बहुत सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। आपने भी देखा होगा कि रोमोइड अर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट, और मतलब हार्ट में रोमेटिक हो जाना, ऐसा ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है रोमेटॉइड फीवर। अब ये क्या होता है, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, रोमोइड अर्थराइटिस और रोमेटॉइड फीवर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब बस इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो दोनों में सेम देखने को मिलती है। रोमोइड अर्थराइटिस और रोमेटिक फीवर में क्या होता है कि दोनों में सिम्टम्स आपको सिमिलर देखने को मिलती है। अब सिम्टम्स क्या देखने को जैसे मिलेगी, सिमिलर, तो इसमें दोनों में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। जैसे कि रोमोइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और जब हम रोमेटिक फीवर का लेक्चर डिस्कस करेंगे तो हम अच्छी तरह से जानेंगे कि हमारे जॉइंट्स को कैसे इफेक्ट करता है। बट अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, रोमोइड अर्थराइटिस। बस मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि दोनों अलग चीज़ें हैं। आप दोनों को कभी ऐड मत कीजिएगा कि हाँ रोमोइड फीवर की वजह से रोमोइड अर्थराइटिस होता है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ अलग कॉजेज हैं, इसके कुछ अलग कॉजेज हैं, यानी कि रोमोइड अर्थराइटिस के उसके अलग कॉजेज हैं और रोमोटिक फीवर के अलग कॉजेज हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी अनजाने में किसी दोस्त साथी में या टीचर से या कभी किसी स्टूडेंट से ऐसा डिस्कस ना कर ले कि दोनों सेम चीज़ें, नहीं, दोनों अलग चीज़ें, दोनों अलग डिजीज़ की वजह से होती है। तो क्या होती है कि ये दोनों अलग हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ जो रोमोइड फीवर होता है, रोमेटोइडिक फीवर होता है, वो कुछ दिन के लिए या कुछ वीक के लिए होता है। बट जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी कि ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी भर चलता है। बट ये क्या होता है कि हमारे कुछ वीक या कुछ मंथ, सेवरल मंथ तक बस रहता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। मतलब कि जो रोमोइड फीवर है वो हमारे ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी से हट जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि रोमोइड अर्थराइटिस और रोमेटिक फीवर क्या है, और हमने रोमोइड अर्थराइटिस की डिफिनेशन को भी देखा। तो आइए अब इसके हम कॉजेस को डिस्कस करते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, मतलब कि इसके कारण क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये क्यों होता है। तो देखिए, ज़्यादातर इसके कॉजेस अननोन होते हैं, यानी कि इसके एग्जैक्ट कॉजेस अननोन है। रोमोइड अर्थराइटिस के एग्जैक्ट कौन अननोन है, जिसको अभी तक खोजा नहीं गया कि ये क्यों होता है। बट कुछ इसके कॉजेज हैं जो इसको मतलब कि एक बढ़ावा देते हैं, यानी कि इसको एक होता है कि इसकी वजह से भी ये कॉजेज हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया, तो क्या होता है कि ये जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कि उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर फैमिली मेंबर में, अगर जैसे कि अगर आपके फादर को या आपके दादा दादी को या नाना नानी को अगर हुआ है, तो ये एक मतलब कि अगर एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन ट्रांसफर कर सकता है। और साथ ही साथ ये कभी कभी गैप भी ले सकता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन में हुआ है तो जरूरी नहीं कि सेकंड जनरेशन हो, बट थर्ड जनरेशन में ये हो सकता है। साथ ही साथ हार्मोन्स, अब हार्मोन्स की ज़्यादातर दिक्कत किस में देखने को मिलती है, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि हार्मोन्स में सबसे ज़्यादा इंबैलेंस किस में होता है, मेल या फीमेल में। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पर मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर हार्मोन्स की इंबैलेंस किस में देखने को मिलती है, फीमेल में, ठीक है। फीमेल में ज़्यादातर इंबैलेंस देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी प्यूबर्टी आती है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंबैलेंस देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंबैलेंस देखने को मिलता है हार्मोन की वजह से, वो भी क्या बढ़ावा देते हैं, यानी कि एक तरह से इसके कारण को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो रोमोइड अर्थराइटिस है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरे से, रेडिएशन से, केमिकल से बार बार आपकी जो ज्वाइंट्स है वो इरिटेट हो रही है, बार बार उससे वो कॉज हो रही है, आपकी बॉडी बार बार केमिकल से हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपको रोमोइड अर्थराइटिस के होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इसके हम कुछ रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे कारण जो इसको बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमने तो कॉजेज तो देखा ही, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट कॉजेज है कि इसका जो कॉज है वो अननोन है, ठीक है। बट कुछ ऐसे कॉजेज हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, यानी कि इस जिसको होने के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री जैसे हमने जेनेटिक्स में डिस्कस किया ही कि अगर ये आपके फैमिली मेंबर में है तो ऐसा है कि क्लोज फैमिली में है तो आपको भी ये होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, या जिस फैमिली मेंबर में है उनकी फैमिली को इंक्रीज होते हैं ये चांसेस होने के। सेक्स, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि हार्मोन का डिस्टर्ब किस में ज़्यादा रहता है, फीमेल में, यानी कि फीमेल में रोमोइड अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होने को इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, यानी कि मेल में कम होती है और जो फीमेल होती है उनमें ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाता है रोमोइड अर्थराइटिस या कोई भी ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो मेल में ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनमें हार्मोन की डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और बहुत ज़्यादा मेनोपॉज की वजह से या मिनार्क की वजह से ऐसा होता है कि जो फीमेल में हार्मोन का इंबैलेंस ज़्यादा होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों रिस्क फैक्टर में है स्मोकिंग हमने हर बार डिस्कशन किया कि स्मोकिंग क्या करता है, हमारे जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन स्मोक करते हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये सारी कॉजेज़ में आप जितनी भी डिजीज़ पढ़ो उसमें स्मोकिंग मोस्ट कॉमन है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, जिसकी वजह से आपको सारे डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और उसी तरह रोमोइड अर्थराइटिस के भी चांसेस होने के संभावना, मतलब कि उसके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। मतलब कि ये आपको हो सकता है, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपके लंग्स भी डैमेज कर सकते हैं, आपको टीबी हो सकता है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, आपको बहुत सारे कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि स्मोकिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ओबेसिटी यानी कि अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो रहा है, आप एक्सरसाइज कम कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, हायर रिस्क कॉज कर सकता है रोमोइड अर्थराइटिस के दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि हमने डिफिनेशन को भी देखा, ठीक है, हमने कुछ इसके डिफरेंस को भी देखा और साथ ही साथ हमने कॉजेज को भी देखा, रिस्क फैक्टर को देखा। अब आइए हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट में
किसी इंडिविजुअल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, टेंडरनेस एंड मोर देन वन जॉइंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा जॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अब स्वेलिंग कब होगा, स्वेलिंग तभी होगा जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप्ड होगी, ठीक है। वहाँ रेडनेस मिलेगा, टेंडेंस, वहाँ सूजा, वो जो एरिया है वो आपको क्या मिलेगा, सूजा हुआ, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सूज जाती है, वो एरिया सूज जाती है, स्टिफनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न होगी। और साथ ही साथ जब भी मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा होगी, और जब आप बैठेंगे बहुत लंबे समय तक आप बैठे रहेंगे एक पोजीशन में, सिटिंग रहेंगे, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, और आप जैसे ही उठेंगे तो आपको स्टिफनेस लगेगी, यानी कि अकड़न जैसी लगेगी, आप उठ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपके दादा दादी, नाना नानी बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ जाते हैं और उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं भी है तो एज के साथ साथ उनके घुटने में बहुत ज़्यादा अकड़न जैसी होने लगती है। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उठा नहीं जा रहा है, सपोर्ट दो, या उनकी लाठी या जो भी वो यूज़ करते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, सपोर्ट लेते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब कि दरवाजे का, किसी चीज़ का भी वो दीवार वॉल का सपोर्ट लेके खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ स्टिफनेस हो जाती है, वहाँ की एरिया बहुत टाइट हो जाती है, मसल्स अच्छे से वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम के अनुसार, मतलब कि एज के अनुसार वो वहाँ की बोन सेट होने लगती है, झड़ने लगती है, जिसमें डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ पेन, स्टिफनेस एंड सिमिलर जॉइंट्स, यानी कि एक से दूसरे जॉइंट्स में भी हम सेम कंडीशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपका जॉइंट्स है जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और ऐसा नहीं है, आप डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा डायग्राम खराब बन रहा है, तो ठीक है। ऐसा अगर इस जॉइंट में भी है तो हालांकि दूसरे जॉइंट में भी, जैसे कि एंकल के जॉइंट में है, तो आपके नी के जॉइंट्स में भी या आपके फुट के जॉइंट्स में भी वो सेम कंडीशन ही आपको देखने को मिलेगी, वहाँ भी इन्फ्लामेशन रहेगा, वहाँ भी टेंडरनेस रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ फटीग, थकावट लगेगा, वीकनेस लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप चल फिर नहीं रहे हो तो आपको वीकनेस लगेगा ही। और फीवर तो इसलिए रहेगा क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन जहाँ भी रहती है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन जब भी रहेगी तो उस एरिया में गर्म लगेगा, आपको वार्म लगेगा, वो एरिया गर्म लगेगा, वार्म लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होगी। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव होगी तो वो फीवर को, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है उसी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट का सेंटर होता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी में क्या महसूस होगा, फीवर महसूस होगा। दोस्तों नर्सिंग सॉल्यूशन आपको एकदम ग्राउंड से एक अच्छे तरह से बेसिक नॉलेज दे के मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप भी जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरह से नॉलेज लें, ठीक है। ये नहीं कि मैं बस आया, डिफिनेशन दिया और चला गया, बस आप इतने नोट्स के थ्रू अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया, नहीं, आप अच्छे तरह से क्लियर रहो कि फीवर होता है तो क्यों होता है, अगर फीवर होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो फीवर इसलिए होता है क्योंकि आपको जो हाइपोथैलेमस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू WBC या इन्फ्लामेशन की कंडीशन में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जो कि फीवर को, यानी कि जो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर। अब फीवर क्या है, तो हमारी जब बॉडी की टेम्परेचर एराइज होगी उसी को हम एक टर्म देते हैं, मेडिकल टर्म देते हैं फीवर, ठीक है, या पायरेक्सिया, हम पायरेक्सिया भी यूज़ करते हैं फीवर के लिए, ठीक है। तो ये एक मेडिकल टर्म हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम डायग्नोस्टिक को देखते हैं। हमने जैसे कि डिफिनेशन देखा, हमने एक डिफरेंस भी देखा कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और रोमेटिक फीवर क्या होता है, और हमने इसके कॉजेज़ को भी देखा, इसके रिस्क फैक्टर भी देखा, और इसके साइन एंड सिम्टम्स को भी देखा। तो अब हम इसके डायग्नोस्टिक यानी कि टेस्ट, अगर किसी पेशेंट को अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इनमें ये प्रॉब्लम है और इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले अब जब भी हम डायग्नोस्टिक करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। अब हिस्ट्री में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, और सर्जिकल भी लेंगे, सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे, और सर्जिकल पास्ट में भी सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे और प्रेजेंट की भी सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे। दोनों चीज़ लेंगे कि हाँ पास्ट में कभी आपको ये प्रॉब्लम हुई है, या किस तरह की आप ड्रग्स ले रहे हो, या आपको कभी चोट लगा है, ऐसा मतलब पेशेंट से उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि पाल्पेशन करेंगे, हम उनके बॉडी को, मतलब कि जो उनको चला के देखेंगे, वॉक करवा के देखेंगे कितनी स्टिफनेस है, उनका रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, क्या देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, उसमें कितना वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम एक्सरे करवाएंगे कि यहाँ की कितना प्रॉपर वहाँ जो बोन है वो डिफॉर्मिटीज़ हो गई है, वहाँ पे कितना ज़्यादा टेंडरनेस हो गया है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, USG भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि USG सिर्फ हमारे स्टमक के लिए यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है, USG हर चीज़ के लिए हो सकता है। अगर उस एरिया को डायग्राम के द्वारा, मतलब कि एक साउंड वेव्स के द्वारा अगर हमें डिस्कस करना है, वहाँ के इटोलॉजी फैक्टर को देखना है, तो हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। साथ ही साथ MRI करवाएंगे, जिसमें हम वहाँ की डीप नॉलेज यानी कि कितने एरिया इफेक्ट हैं, मतलब कि एक तो हमें देखिए क्या पता चलता है कि एक्सरे में, MRI में या CT स्कैन में क्या पता चलता है कि एक ओवरऑल नॉलेज पता चलता है, बट MRI जो होता है ना वो एक डीप नॉलेज देता है, यानी कि एकदम अगर आपको एक सटीक नॉलेज देगा कि हाँ इतने बोन्स वहाँ के इफेक्ट हैं, इतने जॉइंट्स इफेक्ट हैं, इतने ब्लड वेसल्स इफेक्ट हैं, तो हम इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस में करवा सकते हैं। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ESR
ESR करवाएंगे, यानी कि एरिथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिमोइड अर्थराइटिस के केस में, जो सबसे ज़्यादा हम ESR के टेस्ट करवाते हैं। इससे कंफर्म पता चलता है क्या कि इन्फ्लामेशन, अगर कभी भी आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन कहीं भी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ है, दिक्कत हुई है, डिजीज़ हुई है, तो उसमें हम ESR करवाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लामेशन कंडीशन कितनी ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट की है बॉडी को और कितनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं की है। तो ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है, ESR मोस्ट कॉमन है। अगर कभी भी बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन को चेक करना है, इंटरनली इन्फ्लामेशन को देखना है, तो हम ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट ESR हम करवाते हैं। मोस्ट कॉमन है दोस्तों इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, और खास करके रिमोटॉइड अर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट के इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने लेक्चर डिस्कस किया रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने ये ब्रीफ नॉलेज लिया इस जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होती है उसके बारे में हमने ब्रीफ नॉलेज लिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में। तो आने वाली वीडियो में बहुत सारी हम लोग ब्रीफ नॉलेज लेंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे। और हाँ, एक और वीडियो भी आएगी जिसमें हम अर्थराइटिस के बारे में, ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में, और उनके टाइप्स के भी हम अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक अर्थराइटिस का टाइप है, उसको ब्रीफ नॉलेज दिया, तो उसी तरह जैसे कि अर्थराइटिस के हम एक दो नाम ले लेते हैं, जैसे कि अर्थो अर्थराइटिस होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ अर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम अर्थराइटिस को ब्रीफ नॉलेज देखेंगे, अच्छी तरह से अर्थराइटिस को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जैसे GNM BSc नर्सिंग से और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हम नर्सिंग सॉल्यूशन पे बहुत सारी लेक्चर देखेंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सा करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यार करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड जोन में आपके कलीग्स में आपको शेयर करना है। और बस आप बस इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली वाली वीडियो आपको ज़रूर आपके तक पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, क्योंकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज़ को स्टडी करो। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।